जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इसके पहले हमने आपको बताया था अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था के विषय में, जो कि हमारे भारत देश के ब्रिटिश में जो सरकार थी उसकी 19% स्थानों पर 19% क्षेत्रों पर लगाया गया था। अब हम पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था, फिर पढ़ेंगे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने आपको बताया था जो भूमिकर है उन्होंने उसके प्रकार से व्यवस्था बनाई थी जिससे उन्हें लाभ हो सके, अधिक से अधिक कर उन्हें प्राप्त हो सके। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? अस्थाई बंदोबस्त में उन्होंने बीच में एक जमींदार को रखा था जो कि कर वसूल कर वह कंपनी को देता था, और जो जमींदार होता था वही एक प्रकार से भूमि का, वही एक प्रकार से ज़मीन का जो है वह मालिक होता था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या है उसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। और आपने इसके पहले के चैप्टर्स जो हैं वह नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस की भी मिल जाएंगी, हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस की भी मिल जाएंगी। पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है वह कंप्लीट करा दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था को। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध में, इसमें जैसे कि पंजाब आ गया, मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। आयुक्त को बोर्ड के सचिव मैकेंजी 1819 में भू व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह सुझाव दिया। भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए तथा यह निश्चित किया जाए कि भूमि कर कितना होना चाहिए और भूमि कर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक प्रकार से एक आयोग बना जिसमें लॉर्ड जो सचिव मैकेंजी हैं उन्होंने कहा कि एक प्रकार से भूमि का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया जाए और भूमि में कैसी उपजाऊ है, कैसे एक प्रकार से उसकी उपज है, उसको देखकर भूमि कर को तय किया जाना चाहिए। और भूमि तय कैसे की जाए, उसकी क्या व्यवस्था है, इसको भी हमें सोचना चाहिए। महालवाड़ी व्यवस्था में सीधे सीधे आप समझ लीजिए महाल शब्द का क्या अर्थ होता है। महाल अर्थात गांव। जैसे कि हमने अस्थाई बंदोबस्त में आपको बताया था कि एक जमींदार होता है, जमींदार जो होता है वह कर वसूल करके कंपनी को देता है। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में क्या है? महाल अर्थात गांव, गांव में जिससे जो सामूहिक रूप से कर वसूल करके वह कंपनी को दिया जाता था। अर्थात गांव में कई किसान हैं, लगभग बहुत किसान, मान लीजिए कोई एक गांव है उसमें 20 किसान हैं, तो 20 किसानों के पास कंपनी एक प्रकार जाकर स्वयं से जो है कर वसूलेगी, तो उसमें ज़्यादा अधिक समय भी लगेगा और उसके पास इतने जो है उसके पास इतने लेबर भी नहीं थे, मतलब एक प्रकार से इतने वर्कर नहीं थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा किसी आयोग का गठन नहीं किए थे उन्होंने कि जो जाकर लोग से पर्सनली एक प्रकार से कर वसूल सके। इसलिए उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लाया। महाल अर्थात एक गांव में जो है एक नंबरदार तय कर दिया जाता था, वह गांव के सभी किसानों से कर वसूल कर सामूहिक रूप से वह कंपनी को ले जाकर दे दिया जाता था। लगान दर उसमें एक प्रकार से अनुमान के अनुसार महालवाड़ी व्यवस्था में तय की जाती थी। और बात करें तो लगभग 1855 में जाते जाते उसकी जो दर थी वह बहुत उच्च हो जाती है, 80% तक जो है वह कर वसूल लेते हैं। लेकिन 1855 में के अंत तक उसको कम करके 50% कर दिया जाता है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है हमने आपको बताया यह सीधे सीधे गांव के सामूहिक कर से संबंधित होती है। हमने बताया था अस्थाई बंदोबस्त जो है वह जो ब्रिटिश सरकार उस समय थी, ब्रिटिश की कंपनी का अधिपत्य जो था उसका 19% भाग पे अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था और 30% भाग पर यह महालवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। अभी हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हम देखेंगे उसमें कितने प्रतिशत और उसकी क्या व्यवस्था थी। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है जैसे कि पंजाब में लगाई गई, संयुक्त प्रांत में लगाई गई और मध्य प्रांत में लगाई गई, तो यही बस महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो इसकी हम लाभ को समझेंगे, इसके दोषों को समझेंगे, सभी चीज़ अच्छे से समझेंगे। 1822 ईस्वी के ग्यूल सेन के माध्यम से मैकेंजी द्वारा सुझाव को कानूनी रूप देते हुए भूकर का प्रतिशत जो है वह 30% निश्चित कर दिया गया। यह भी घोषित कर दिया गया कि यह जमींदार कोष में जमा किया करेंगे।
जहाँ पर जमींदार न थे वहाँ इसे ग्राम समाज जमा करने हेतु उत्तरदायी बनाई गई, किंतु यह व्यवस्था कुछ ही समय तक सफल रही। अतः 1835 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट द्वारा भूमि की उपज तथा भूमि भाटक का वास्तविक अनुमान लगाने की विधि को सरल किया और खेतों के मानचित्र पंजियाँ बनाई और नई योजना अस्तित्व में आई। और इसका श्री गणेश किसने किया? मार्टिन बर्ड ने किया हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था का स्वरूप अगर हम देखें तो मार्टिन बर्ड द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए, कुछ अन्य स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित किया। इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि इसमें अस्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें अलग अलग जमींदारों के साथ समझौता नहीं किया गया, बल्कि सारे गांव के साथ किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक अलग अलग रूप से सारे गांव के लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया। हमने आपको बताया महलवाड़ी में महल शब्द का ही है एक प्रकार से गांव का जो लोग थे उसका सामूहिक रूप से कर वसूल के इकट्ठा करके वह कंपनी को देते थे। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव की ओर से गांव का एक नंबरदार गांव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गांव के सम्मिलित लगान की गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था। एक प्रकार से तय कर दिया जाता था, जो नंबरदार होता था उसे बता दिया जाता था कि आपके गाँव से इतना कर लिया जाएगा। अब वह इसके ऊपर है, नंबरदार के ऊपर, वह किससे कितना कर लेता है, क्योंकि गांव में किसी के पास ज़मीन कम होती थी, किसी की ज़्यादा, किसी की भूमि बंजर, किसी की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ। तो उसके हिसाब से जो नंबरदार होता था वह कर वसूलता था और जितना कहते थे कंपनी वाले उसको पूरा करके वह देता था। अतः गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी ज़मीन का लगान देता रहता था तब तक वह अपनी ज़मीन का मालिक बना रहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। जैसे कि कोई भी जो ज़मीन है, जैसे आपको अस्थाई बंदोबस्त में बताया गया था कि जो ज़मीन का मालिक ज़मींदार होता था, यहाँ पर ज़मीन का मालिक सीधे सीधे किसानों को बना दिया गया था। जब तक वह कर देते थे वह ज़मीन उनकी रहती थी, कर जब नहीं दे पाते थे उसको ग्राम समाज जो है वह ले लेती थी। इस बंदोबस्त में आय का 3/4 भाग सरकार का होता था। जहाँ तक कर के प्रतिशत का प्रश्न था, इसकी अधिकता के कारण वर्ग में असंतोष बढ़ता गया और इस व्यवस्था के द्वारा यह कहा गया कि महाल अथवा गांव की समस्त भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा और सामान्यतः एक ही व्यक्ति के नाम से उस महाल की भूमि व्यवस्था लागू होगी और इसके साथ ही भागीदारों के हितों की रक्षा भी की जाएगी, जिनके साथ अलग से बंदोबस्त नहीं किया गया। यद्यप भू राजस्व की अदायगी के लिए सदर मालगुजार ही जिम्मेदार था, किंतु सहभागीदार यदि आवश्यक समझें तो अपने हिस्सों को अलग करा सकता है। सदर मालगुजार के संदर्भ में निर्णय जिला कलेक्टर की उपस्थिति में ग्राम समुदाय द्वारा किए जाने की व्यवस्था थी। अन्य जो सहभागीदार थे वे भी अपनी भूमि के स्वामी माने गए थे और जब तक वे सदर मालगुजार के माध्यम से अपने हिस्सों की अदायगी करते रहेंगे तब तक उनको कोई भी अपदस्थ नहीं कर सकता है। किंतु यह भी प्रावधान था कि राजस्व की अदायगी में बकाये के लिए यदि सदर मालगुजार दोषी होगा तो उसका परिणाम सहभागीदारों को नहीं उठाना होगा, जिसका नाम सरकारी अभिलेखों में नहीं दर्ज होगा। ऐसी स्थिति में सहभागीदार अपने हिस्सों की भूमि का बंदोबस्त कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार ऐसे सहभागीदार जिनके साथ की बंदोबस्त उनके नाम से नहीं हो सका था, भविष्य में वे चाहें तो अपना नाम जो है वो पंजीकृत करा सकते थे और अपने लिए अलग से भूमि स्वामित्व जो है, भू स्वामित्व जो है कि अधिकार की सरकार से संपुष्टि जो है वह करा सकते थे। महलवाड़ी बंदोबस्त 3 वर्षों की समय अवधि का था और उसके उपरांत उसमें आवश्यक संशोधनों के साथ ही बंदोबस्त का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित कर लिया था। इसमें क्या गुण और क्या दोष थे महलवाड़ी व्यवस्था में? महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समय समय पर लगान की राशि निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। हमने आपको जैसे महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में बताया कि जैसे अस्थाई बंदोबस्त जो था उसमें सिस्टम ऐसा था कि एक ज़मींदार होता था, वह ज़मीन का मालिक होता था और किसानों को जो है वह भूमि देता था क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, और उनसे कर वसूलता था। कर जितना कहा जाता था वह वसूलता था, साथ ही साथ उससे ज़्यादा भी वसूल लेता था। लेकिन जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें कर जो है सरकार द्वारा लेने का एक प्रकार से जो
क्राइटेरिया था वह फिक्स कर दिया गया था कि इतना ही कर वह लेगी। तो ज़मींदार जो होते थे वे अधिक कर लेकर अब खुद रख लेते थे और जितना तय किया जाता था उतना सरकार को दे देते थे। तो ऐसा करते करते ज़मींदार जो वहाँ के हुए वह धीरे धीरे अमीर होते चले गए थे। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा हानि जो है वह किसानों की हो रही थी। लेकिन जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसमें इसको हटाने की बात की गई, ज़मींदारों को हटा दिया गया, भूमि का स्वामी जो है वह किसानों को बना दिया गया। किसान जब ज़मींदार खुद के भूमि के जो है मालिक हो गए और उसका कर जो है ग्राम सभा अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था जो है उसमें जो महाल अर्थात गांव का जो है सामूहिक रूप से कर देने का व्यवस्था किया गया। तो इस प्रकार सरकार ने भी सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को नहीं हानि हो इस व्यवस्था को लाने से, ऐसा उन्होंने सोच कर यह किया था। परंतु जो यहाँ के ग्राम सभा थे वह जो यहाँ गरीब थे, जो एक प्रकार से जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं रहती थी, उनके साथ शोषण करते थे और धीरे धीरे ज़मीन को धीरे धीरे हथिया लेते थे। तो यह व्यवस्था यहाँ पर भी चली। और इसके दोषों की बात करें और गुणों की, तो सरकार को समय समय पर अलग अलग किस्म की ज़मीनों की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता रहता था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत लगान की राशि ज़मीन की उत्पादन क्षमता, उसमें उगाई जाने वाली फसलों और उसकी फसलों के मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती थी। एक बार निर्धारित राशि पूरी अवधि तक चलती रहती थी। उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी इनके दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता है। महालवाड़ी प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था कि गांव के बड़े लोग जैसे नंबरदार आदि अपने विशेषाधिकारों का स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते थे, क्योंकि ग्राम सभा की ओर से इन्हीं लोगों ने सरकार से समझौता किया था। अतएव लगान के संबंध में भी सरकार इन्हीं से बात करती थी। अतः नंबरदार जो होते थे वह अन्य बड़े लोग सरकार एवं ग्रामीणों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करने लगे। मध्यस्थ गांव की बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे। गांव के छोटे किसानों का सरपंच लोग क्रूरता से दमन करते थे। वास्तविक रूप में छोटे किसानों को बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाता था और शेष जो है वह संपूर्ण उपज बड़े बड़े मालिकों के पास चली जाती थी। उत्तर भारत ने इस बंदोबस्त को जो है 1882, जिसके अनुसार सरकार ने आय के 3/4 भाग का दावा किया था, बहुत ही दमनात्मक प्रमाणित हुआ। अधिकारों के रिकॉर्डों अर्थात खाता खतौनी तैयार करने के लिए जांच पड़ताल परेशान करने वाली और व्यर्थ साबित हुई। बंदोबस्त में सुधार का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा था। विलियम कैरी ने इसके संबंध में लिखा भी है कि बंदोबस्त में सुधार का कार्य इतनी धीमी गति के साथ हो रहा है कि इसके प्रारंभ में 30 वर्षों की समाप्ति के बाद यह अनुमान लगाया गया कि कार्य को पूर्णत्व रूप देने में भी 60 वर्ष लगेंगे। बंदोबस्त के कार्य में धीमी प्रगति का कारण यह था कि अनुभवी एवं प्रशिक्षित राजस्व विभाग में अधिकारियों की अत्यंत कमी थी। कानून के तहत बंदोबस्त का समस्या जो है वह समस्त कार्य जो है विवादों से संबंधित था और इसकी जांच पड़ताल करनी थी। इसके लिए केवल यूरोपीय अधिकारी ही अधिकृत थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में जो है व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। अगली हमारी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसमें रैयत का सीधा सीधा क्या अर्थ होता है? रैयत का सीधा सीधा अर्थ होता है किसान। रैयत मीन्स किसान। जैसे हमने आपको बताया महालवाड़ी में और आपको बताया अस्थाई बंदोबस्त में, जैसे कि ये किसान होते थे, किसान से ज़मींदार कर लेता था और वह ज़मींदार कर देता था कंपनी को। ये कौन सी व्यवस्था थी? अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद व्यवस्था हमने बताई महालवाड़ी। महालवाड़ी में जो किसान होते थे वह अपने ग्राम के जो नंबरदार होते थे उन्हें कर देते थे और उनके द्वारा शोषण उनका किया जाता था, फिर वह कंपनी को देती थी। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयत का अर्थ सीधे सीधे है किसान। तो किसान को सीधे सीधे किससे संपर्क करने का मौका मिला? वह कंपनी, सीधे कंपनी को वह कर देती थी। इन दोनों में क्या बुराइयां थी कि सरकार और एक जो किसान है उनके बीच में आपसी संबंध, सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध जो है वह स्थापित नहीं हो पाया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसान को सीधे सीधे यहाँ से मौका दें जिससे किसानों को भी लाभ हो। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने चलाया था। सर्वप्रथम उन्होंने 12 महल एक स्थान है मद्रास में, वहाँ पर एक यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको क्या किया था? लागू किया था। लेकिन थॉमस मुनरो जो है इसे
टॉमस मुनरो भी कहते हैं, उन्होंने पूरे मद्रास में इसे लागू किया था 1820 में। कब किया था? 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया। जैसे कि उसके पश्चात मद्रास के बाद से बम्बई में, कुर्ग में और असम में, इन तीनों जगहों पर इसे लागू किया गया था। प्रारंभ की बात करें तो इसका कर एक प्रकार से 1/3 जो भाग जो है दर लगाया गया था। 1855 तक पहुँचते पहुँचते यह भी जो है 50% कर दिया जाता है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसको लगभग जो है वह 51% क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी ने अपने लगाई हुई थी। किसान भूमिका इसमें सीधे सीधे मालिक होता है, जो कि हमने बताया। और इस कंपनी का सीधा सीधा उद्देश्य क्या था इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आपको बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस मोटा मोटा हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको समझा दी। अब देखते हैं इसके लाभ और इसके दोषों के विषय में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह मुख्यतः मद्रास, मुंबई और सिंध प्रांत में लागू की गई। इस व्यवस्था के प्रवर्तक जो हैं टॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का आशय यह था कि रैयत अर्थात किसान ही भूमि का क्या होगा? वास्तविक मालिक होगा। इसलिए भू कर जो है वह भी सीधे उसे लिया जाना चाहिए और सरकार और किसान के बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुनरो भी इसी पक्ष में था और कर निर्धारण के समय किसानों में से भी विचार विमर्श करना चाहिए, अर्थात उनके विचारों को भी हमें समझना चाहिए। 1792 ईस्वी में जब यह व्यवस्था मद्रास में चालू की गई, भूमि कर कुल जो है उपज का 50% किया गया था, किंतु भूमि कर अधिक होने की वजह से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। अतः 1807 ईस्वी में भूमि कर को कम कर दिया गया और 33% रखा गया। यह भी अधिक ही था क्योंकि उनसे यह संपूर्ण ग्राम सभा की जमीन को आधार बनाकर वसूल किया जाता था। किस भूमि में उपज कैसी हुई इसको ध्यान में नहीं रखा जाता था। जिलाधिकारी कर वसूलने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अवधि के संबंध में अधिकारीगण एक मत नहीं थे। कुछ बंदोबस्त की अवधि 10 वर्ष रखना चाहते थे और कुछ इसे दीर्घकालीन जो है वह बनाना चाहते थे। अंत में इसके लिए 30 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। 1820 ईस्वी में हमने आपको बताया था कि टॉमस मुनरो ने जब मद्रास का वह गवर्नर बनकर आया तो इसने इस प्रणाली को संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। कालांतर में यही व्यवस्था बम्बई तथा सिंध प्रांत में भी लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के स्वरूप की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का बंदोबस्त सीधे रैयत के साथ किया गया, अर्थात सीधे सीधे किसान के साथ किया गया। इस व्यवस्था में जमीन, नंबरदार, ताल्लुकेदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं था। रैयत को भूमि का स्वामी माना गया तथा उसका यह अधिकार आनुवांशिक बनाया गया। रैयत अपनी जमीन को गिरवी रख सकता था या बेच सकता था, अर्थात जैसे उसे कभी भी कर देने में कठिनाई हुई और कोई अकाल पड़ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, तो वह अपने ज़मीन को एक गिरवी भी रख सकता था, बेच सकता था, लेकिन कर देना आवश्यक बनाया गया था। यह अस्थायी बंदोबस्त नहीं था बल्कि इसे नियमित रूप से 20 से 30 वर्षों के बाद संशोधित किया जाता था और आमतौर से राजस्व की मांग को बढ़ा दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और भूमि के दस्तावेज तैयार कराए गए जिसमें प्रत्येक रैयत का जमीन का विवरण अंकित रहता था। इस अभिलेख में रैयत का नाम, पता, उगाई गई फसलों का विवरण प्रतिवर्ष लिखा जाता था। सर्वेक्षण के समय भूमि की उत्पादकता, किस्म, फसलों को धन में रखा गया था और कुछ वर्षों की पैदावार को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष का औसत निकालकर इस उत्पादन का 45% भाग भू कर के रूप में लेने की बात तय की गई थी और उपज की राशि में बदलने के लिए स्थानीय बाजार भाव को दृष्टि में रखा गया था। मद्रास में क्या व्यवस्था की गई जब टॉमस मुनरो आया? टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। मुनरो द्वारा स्थापित यह व्यवस्था 30 वर्ष तक चलती रही, किंतु इस व्यवस्था ने मद्रास में उत्पीड़न एवं कृषक वर्ग में असंतोष को उत्पन्न कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भूमि कर नगद राशि के रूप में देना पड़ता था और इसका वास्तविक उपज जो है वह मंडी में प्रचलित दरों से कोई सरोकार न था। यही नहीं, कृषक वर्ग भूमि कर को लेकर साहूकारों के जाल में गिरफ्त हो गए थे। भूकर वसूलने के लिए नियम इतने कठोर व निर्मम थे कि उस विषय में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भूखों मारना, मनुष्य को कुबड़ा बनाकर बांध देना, घुटनों के पीछे ईंट रखकर बैठाना उदाहरण थे। 1864 ईस्वी में नियमों से यह आशा की जाती थी
कि राज्य सरकार को भूभाटक 50% मिलेगा, परंतु सरकार की यह आशा धरी की धरी रह गई, क्योंकि 1877 से 78 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल ने सरकार के सम्मुख किसानों की स्थिति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और इस प्रकार माना जा सकता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने उत्पीड़न एवं कृषकों को कठिनाइयों का जन्म दिया। अगर हम बात करें तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की उद्देश्य थे, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि हमारा जो है अधिक आय हो सके, अर्थात कंपनी का अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके, ये इसलिए यह व्यवस्था लगाई। दूसरा, उन्होंने यह भी सोचा था कि कृषक जो हैं, किसान जो हैं, उनका भी लाभ हो सके, इसलिए उन्होंने बीच से बिचौलियों का जो संबंध था, बिचौलियों का जो स्थान था, उसे समाप्त कर दिया। लेकिन उनकी जो अधिक दर थी, एक प्रकार से कर की दर वह अधिक थी, इसलिए वह व्यवस्था फिर से वापस आ गई। कैसे वापस आ गई? जब दर अधिक था तो वह कर दे नहीं पाते थे, फसल अच्छी नहीं हुई तो कर दे नहीं पाते थे, तो वह साहूकार का एक प्रकार से साथ लेते थे, साहूकार से कर जो है लेते थे, वह ऋण लेते थे, और उसके पश्चात वह धीरे धीरे ऋण में दबते चले जाते थे, और जो साहूकार होता था उनकी ज़मीन हथिया लेता था। तो साहूकार का वही एक प्रकार से स्थान बन गया जैसा कि ज़मींदार होता था। ज़मींदार के पास जैसे ज़मीन होती थी, वैसे ही साहूकार ज़मीन इकट्ठा करता चला गया और पट्टे पर एक प्रकार से किसानों को देता था, किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए। तो यह जो व्यवस्था थी, अधिक कर होने के कारण उनकी यह भी पूरी ना हो सकी, क्योंकि वह जानते थे अगर कृषकों की व्यवस्था जो है, कृषकों का जो हालत है वह ख़राब हो जाएगा तो हमें कर कहाँ से मिलेगा आगे चलकर। बम्बई में अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो 1835 ईस्वी में विग्नेट को बम्बई में बम्बई का भू सर्वेक्षण करने के लिए अधीक्षक बनाया गया, जिन्होंने 1847 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के आधार पर कर भूखंडों पर निर्धारित किया गया, ना कि किसान की समस्त भूमि पर। इससे अब कृषक जिस खेत को चाहता उस खेत को छोड़ सकता था और जिसे चाहता जोत सकता था, किंतु 30 वर्ष के लिए निर्धारित इस व्यवस्था में कठोरता तो थी ही। 1868 ईस्वी में जब भू व्यवस्था का पुनः सर्वेक्षण हुआ तो भूमि कर 100% बढ़ा दिया गया, और इससे दक्षिण में 1875 ईस्वी में कृषक विद्रोह हो गया। सरकार को बाध्य होकर 1879 में कृषि राहत अधिनियम पास करना पड़ा। इस अधिनियम ने कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया, परंतु मूल व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। भूमि कर की समस्या तो यथावत बनी रही। बम्बई में रैयतवाड़ी की व्यवस्था ने निस्संदेह कृषक वर्ग में असंतोष का जन्म दिया। वस्तुतः बम्बई में इसके मुख्य दोष भूमि कर की अधिकता एवं अनिश्चितता थे, और यही नहीं, कलेक्टर द्वारा निश्चित की गई दर को कृषक स्वीकार करने के लिए बाध्य था, क्योंकि ऐसा न करने से उसे भूमि से बेदखल होना पड़ता था। रैयतवाड़ी जो भूमि बंदोबस्त थी उसमें लाभ क्या थे, दोष क्या थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को सीधे भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि प्रशासन उनसे ही सीधे कर वसूल करता था। जब तक कृषक कर देता था तब तक वह भूमि का स्वामी होता था, अतः कृषक अच्छी उपज करने के लिए एवं अधिक श्रम करने के लिए बाध्य था। लंबी अवधि के लिए कर निर्धारित कर दिए जाने से कृषक जो है लाभान्वित हुए, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवस्था में दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था के दोषों ने ही मद्रास एवं बम्बई में कृषक असंतोष एवं उत्पीड़न को जन्म दिया। भूमि कर की अधिकता ने कृषकों की स्थिति शोचनीय बना दी थी। सनई सनई गाँव के प्रमुख लोग मध्यस्थ का कार्य करने लगे, वे भी जमींदारों के समान कृषकों का शोषण करने लगे। भू राजस्व में स्थायित्व प्रदान करने में यह प्रणाली जो है असफल एक प्रकार से रही थी। प्रभाव की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का भारतीय जनजीवन पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों के इतिहास को दृष्टि में रखते हुए यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि कृषि का विकास एवं कृषि की अवनति, ये दोनों ही बातें रैयतवाड़ी से जुड़ी हुई। कृषि का विकास उसी औसत में हुआ जिस औसत में राजस्व का निर्धारण कम हुआ, और कृषि की अवनति उसी मात्रा में हुई उन क्षेत्रों में हुई जहाँ पर निर्धारण क्षमता में कहीं अधिक
हुआ था। डॉक्टर नीलमणि जो है मुखर्जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, सामान्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था उन उद्देश्यों को पूरा न कर सकी जिसके लिए इसके व्यवस्थापकों ने सोचा था, और इस व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य भू राजस्व का अच्छा संग्रह और रैयत की स्थिति में सुधार करना। इस व्यवस्था ने जहाँ तक पहले उद्देश्य का संबंध है पूरी तरह पूरा किया, अर्थात अधिक से अधिक राजस्व, अधिक से अधिक कंपनी ने अपना लिए आय किया, लेकिन दूसरे उद्देश्य में पूरी तरह असफल रही। इस व्यवस्था के तहत गांव के जो प्रमुख थे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में गिरावट आई। वहां व्यक्तिगत रैयत की साख बढ़ी, क्योंकि अब वे प्रमुख भी उसी श्रेणी में आ गए थे जिसमें सामान्य कृषक को रखा गया था। अब वे रैयत और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहे थे। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ग्राम प्रमुखों का प्रभाव जो है बिल्कुल ही समाप्त हो गया। इस व्यवस्था के तहत जो सामाजिक स्थिति में बदलाव आया उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिला। इस व्यवस्था ने दक्षिणी भारत में व्यक्तिवाद की भावना को जागृत किया। रैयत की यह धारणा विकसित हुई और वे भूमि के स्वामी हैं। ब्रिटिश सरकार के साथ उनका सीधा संपर्क मानसिकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है और महालवाड़ी व्यवस्था को अच्छे से समझ लिया। बस आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो हर एक बात आपको समझ में आई होगी। आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए और वीडियो लाइक कीजिए। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।